हेलो एवरीवन। हाय। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है पूरा, और उस वीडियो में मैंने आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था। इस वीडियो में मैं बेसिकली एक वेरी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो जो पिछला वीडियो था उसे किसी चैप्टर का हिस्सा ना समझिए, उसे सिर्फ इतना समझिए कि मैंने आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट का फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन दिया कि आखिर सब्जेक्ट है क्या और क्या कुछ उसमें इंक्लूडेड होता है। देखिए, ले देकर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो काफी सिंप्लीफाइड है। उन वो सवाल काफी नैरो हैं। सिंपल सी बात है, एक फाइनेंशियल मैनेजर को, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि एक फाइनेंशियल मैनेजर को किन बातों का जवाब देना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो उससे तीन सवाल किए जाते हैं बेसिकली। पहला सवाल होता है फाइनेंसिंग का, कि पैसा कहाँ से आएगा। दूसरा सवाल होता है कि इन्वेस्टिंग का, ये जो पैसा आया है इसे कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा। और तीसरा था डिविडेंड का, कि ये जो इन्वेस्टमेंट है इस पे रिटर्न किस हिसाब से देना है, हमें डिविडेंड पॉलिसी, इक्विटी डिविडेंड देना है या नहीं देना है। तो बेसिकली इन तीन क्वेश्चंस का आंसर कर दीजिए, या इन तीन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए, एक प्रॉपर एफिशिएंट आंसर देने के लिए ही फाइनेंशियल मैनेजर साल भर अपनी सारी चीजें करता रहता है, अपनी सारी एक्टिविटीज, अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म करता रहता है। तो जो फर्स्ट फंक्शन था फाइनेंसिंग का, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि फाइनेंसिंग के फंक्शन में फाइनेंशियल मैनेजर को यह बताना है कि बिजनेस को चलाने के लिए जो फाइनेंस रिक्वायर्ड है वो कहां से आएगा। तो उसके आने के बहुत सारे सोर्सेज हैं हमारे पास, वैरायटी ऑफ सोर्सेज हैविंग देयर ओन फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। हम काफी कुछ के नाम भी जानते हैं सोर्सेज के, करेक्ट बात है। उन सोर्सेज से पैसा कितना लाना है और किस स्ट्रक्चर में लाना है, मतलब कितना पैसा इक्विटी लाना है, कितना पैसा डेट लाना है, ये हमें डिसाइड करना है क्या हमारी कंपनी के लिए बेस्ट होगा। और सभी फैसले लेते वक्त हम क्या ध्यान में रखेंगे, हम ध्यान में रखेंगे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। कैसे होगी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जिस भी सोर्स से पैसा आएगा, कितना आएगा, कैसे आएगा, ये डिटरमाइन करना है। किसे करना है, हमारे फाइनेंशियल मैनेजर को। करेक्ट बात है। क्या क्या सोर्सेज अवेलेबल हैं, चलिए पहले ये देखते हैं। तो मैं सबसे पहले, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सोर्स ऑफ फाइनेंस, उसके ऊपर वाला अभी कुछ मत पढ़िए, मैं थोड़ी सी देर में एक्सप्लेन करूंगा। सोर्स ऑफ फाइनेंस 11th स्टैंडर्ड में बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा होगा कि भैया सोर्स ऑफ फाइनेंस मेजरली होते हैं ओनर्स फंड और बोरोड फंड। ओनर्स फंड यानी हमारा खुद का पैसा, मालिकों का लगाया हुआ पैसा, ओनर्स का पैसा। और बोरोड फंड मतलब उधार पर लाए हैं पैसा। इफ आई वेरी इफ आई सिंप्लीफाई इट टू अ ग्रेट एक्सटेंट, तो यही मतलब निकलता है। ओनर्स फंड यानी खुद का पैसा, बोरोड फंड यानी उधार का पैसा। ओनर्स फंड में हमारे पास क्या ऑप्शन है, ओनर्स फंड में हमारे पास ऑप्शन है कि हम इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं, और रिटेन्ड अर्निंग, पुरानी रिटेन्ड अर्निंग को भी यूज कर सकते हैं। वो रिटेन्ड अर्निंग भी ओनर्स का ही पैसा है। और डेट में हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं, बट सबका फाइनेंशियल मैनेजर के पर्सपेक्टिव से एक ही नेचर है, एक ही काम है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस तरीके से डेट को आपने स्ट्रक्चर किया है, फाइनेंशियल मैनेजर हर डेट को एक ही नजरों से देखेगा। तो ये कुछ सोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास। हमें जज करना है कि किस सोर्स से पैसा लिया जाए, किससे कितना पैसा लिया जाए। डोंट यू थिंक कि ये सोर्स से पैसा लेने से पहले मुझे ये तो पता हो कि इस सोर्स से कॉस्ट कितनी लगेगी पैसा लेने की। सर समझ नहीं आया, पैसा लेने की कॉस्ट। आई सिंप्लीफाई। ये लोग आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी फॉर्म में कर रहे हो, फाइनेंसर्स हैं ये, इक्विटी फॉर्म में कर रहे हो या आपको उधार दे रहे हो, कोई रिटर्न तो एक्सपेक्ट करते हैं, कोई रिटर्न तो इनको पे करना पड़ेगा। अगर इनको रिटर्न दोगे तभी तो ये अपना फाइनेंस अपनी तरफ से आपको पैसा देंगे, क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशन है, ये अपने पैसे पे कमाना चाहते हैं, ये अपने पैसे से रिटर्न अर्न करना चाहते हैं, वो रिटर्न हमें देना है। अब जनरली स्पीकिंग इन सभी सोर्स पे एक रिटर्न टर्म एसोसिएटेड होती है। जैसे इक्विटी पे हमें डिविडेंड देना है, डेट पे हमें इंटरेस्ट देना है। पर सिर्फ यही कॉस्ट क्या इन्वॉल्व है इन सोर्स से, जरा सोचिए। आपने कोई पैसा रेज किया, किसी भी सोर्स से रेज किया, तो क्या सिर्फ, जैसे डेट से रेज किया तो डेट पे क्या सिर्फ इंटरेस्ट ही पे करना है?
उसको इशू करने की कोई और कॉस्ट नहीं हो सकती, उस पैसे को फ्लोट करने की कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं हो सकती। सर फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन। पैसा एक बंदे की जेब में पड़ा है, वहां से वो पैसा फ्लोट करके कंपनी के पास आएगा। ये जो प्रोसेस फॉलो कर रहा है पैसा, ये जो प्रोसेस फॉलो कर रहा है, इसे कहते हैं फ्लोट होना पैसे को। और इस पैसे को उसकी जेब से कंपनी के पास तक पहुंचाने में कुछ खर्चे इन्वॉल्व है, वो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है। अंडरराइटर को कमीशन देना पड़ सकता है, एडवर्टीजमेंट करवाना पड़ सकता है, और काफी फ्लोटेशन कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं। तो एक वो कॉस्ट भी है जिसे मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं पे करना मुझे डिबेंचर पे, हो सकता है कि मैं डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू करूं, तो 100 रुपए का डिबेंचर मैंने इशू ही 90 पे किया, पर आपको इंटरेस्ट, जो डिबेंचर होल्डर है उसको इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा डिबेंचर की फेस वैल्यू पे, मुझे 100 रुपए पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जब रीपेमेंट करना पड़ेगा इस डिबेंचर का, तो भी मुझे 100 रुपीज रीपे करने पड़ेंगे, तो ये भी एक कॉस्ट इन्वॉल्व है। हो सकता है रिडम्पशन के टाइम पे मैंने प्रीमियम प्रॉमिस कर रखी हो, तो ये भी एक कॉस्ट। तो वेरियस कॉस्ट आर एसोसिएटेड विथ एनी सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो मुझे ट्रू नेचर में जो हमें बेयर करनी पड़ेगी, जो हमें भुगतनी पड़ेगी, वो कॉस्ट कंप्यूट करनी है हर टाइप ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस पर। और उसके लिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, और इस चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल रेज करने की कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग क्या होता है समझिएगा। कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिटर्न दैट द कंपनी सपोज टू पे ऑन द सोर्स ऑफ फाइनेंस, दैट इज कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल क्या हो जाएगी, सारे सोर्सेस ऑफ फाइनेंस जो हैं वो ही हमारी कैपिटल बनते हैं, तो उस पे जो हमें कॉस्ट पे करनी है दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आई होप यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। नाउ देर आर वेरियस सोर्सेस, है ना, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन्ड अर्निंग, डेट। हम सभी की कॉस्ट को समझेंगे, सभी की कॉस्ट को कंप्यूट करेंगे, ऑल द सोर्सेस। बट टू स्टार्ट विथ, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं एड्रेस करूंगा कॉस्ट ऑफ डेट, डेट फाइनेंस। नाउ डेट कई तरह का हो सकता है, इट कैन बी अ टर्म लोन, it can be debentures, it can be a bank loan, it can be loan from financial institution। सबके अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से या स्ट्रक्चरिंग पर्सपेक्टिव से काफी फर्क हो सकते हैं, डिफरेंस हो सकते हैं इन सभी में, बट ये फीचर सभी में कॉमन होंगे। एक डेट में ये बातें पक्का कॉमन होंगी, क्या, इंटरेस्ट पे करना है, जो भी मैं पे करूंगा रिटर्न वो इंटरेस्ट कहलाएगा। वो इंटरेस्ट मेरी टैक्सेबल इनकम की कंप्यूटेशन में, टैक्सेबल इनकम जिस पे मुझे टैक्स पे करना है उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब मेरे को इंटरेस्ट पर कोई टैक्स पे नहीं करना है, मेरे प्रॉफिट को इंटरेस्ट कम कर देगा। इंटरेस्ट मुझे पक्का देना है, हमेशा देना है, प्रॉफिट हो या ना हो मुझे पे करना ही है, लॉसेस हो तो भी पे करना है। कोई ना कोई एसेट होगी जिस पे चार्ज क्रिएटेड होगा, अगर मैं इंटरेस्ट का पेमेंट या प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट टाइमली नहीं करता हूं, तो वो एसेट बेच दी जाएगी ये पैसा वसूलने के लिए। तो ये सिक्योर्ड रहते हैं मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में। तो ये डिबेंचर का कुछ कॉमन फीचर है, मतलब डेट का कुछ कॉमन फीचर है। अब अगर डेट मैंने डिबेंचर से लिया हो, बैंक से लिया हो, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो, ये सभी फीचर्स हर जगह अप्लाई हो जाएंगे। हमें क्या करना है सर, समझ में आ गया ये तो। इसका मतलब डेट की कॉस्ट निकालते वक्त मुझे ये टर्म लोन के कॉस्ट अलग निकालना, डिबेंचर की कॉस्ट अलग निकालना, लोन फ्रॉम फाइनेंस नहीं करना है। सभी का एक ही फॉर्मूला होगा, हर केस में अप्लाई हो जाएगा। मतलब डेट एक सोर्स है हमारा डेट, और इसकी एक ही कॉस्ट निकालने का तरीका है। तो हम समझेंगे कि डेट की कॉस्ट कैसे निकाली जाती है। कॉस्ट ऑफ डेट, इसे डिनोट किया जाता है के डी से। सर सी डी क्यों नहीं, के डी क्यों, बस ऐसे। कॉस्ट ऑफ डेट के डी से, इससे निकलेगा हमारा क्या, डेट की कॉस्ट। कैसे निकाली जाएगी, ये दो तरीके से क्लासिफाई हो जाएगी कि डेट है कैसा। तो डेट दो तरीके से रेज किया जा सकता है, एक हो सकता है इररिडीमेबल
और दूसरा हो सकता है रिडीमेबल। इररिडीमेबल का मतलब है कि जो डेट मैंने रेस किया ये कभी पे नहीं किया जाएगा वापस, वोंट एवर बी रीपेड। सर क्या बातें पढ़ा रहे हो आप? हमने पढ़ा है कंपनी लॉ के अंदर कि इररिडीमेबल डेट तो हो ही नहीं सकता, डेट की तो मैक्सिमम लाइफ होती है 50 इयर्स, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए तो 30 इयर्स, ये हमने पढ़ा है। तो ये तो आप कुछ नई बात बता रहे हो। आई अग्री, कंपनी लॉ के अगेंस्ट है डेट इशू करना, बट हमारे कोर्स में कुछ क्वेश्चंस हैं इरिडीमेबल डेट की कॉस्ट निकालने के भी, इसलिए हम वो फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। मैं रिडीमेबल भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो दो तरीके से डेट रेस किया जा सकता है, एक रिडीमेबल, एक इरिडीमेबल। इरिडीमेबल मतलब कभी भी पैसा वापस नहीं दिया जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया जाएगा, आपको इंटरेस्ट बराबरी से मिलता रहेगा। रिडीमेबल का मतलब है कि आपको हर साल इंटरेस्ट पे करते रहेंगे और एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद पूरा प्रिंसिपल भी वापस रीपे कर देंगे जो आपसे लोन लिया, जिसका मैक्सिमम टाइम 20 इयर्स हो सकता है, या जो भी क्वेश्चन में बोला है वो उसकी एक स्पेसिफाइड लाइफ होगी। उस लाइफ खत्म होने के बाद हम प्रिंसिपल अमाउंट भी रीपे करेंगे। दोनों सिचुएशन में कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, चलिए सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं इररिडीमेबल डिबेंचर्स की कॉस्ट निकालना। अगर हम इररिडीमेबल डिबेंचर्स की कॉस्ट निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा के डी इज इक्वल टू, फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगा अभी, टेंशन मत लेना। के डी इज इक्वल टू आई इंटू 1 - टी अपॉन एन पी इंटू 100। सर पढ़ लिया फॉर्मूला, नहीं समझ आया एक्सप्लेन करो। देखिए, आई जो है इस फॉर्मूले में वो है इंटरेस्ट रेट, टी है टैक्स रेट, और एनपी है नेट प्रोसीड्स। इनटू 100 कर रहा हूं मैं रेट बनाने के लिए, और के डी तो कॉस्ट ऑफ डेट है। मैं कुछ भी और एक्सप्लेन करने से पहले एक एग्जांपल लेके आपको बताना चाहता हूं कि आखिर कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी। तो चलिए मैं सबसे पहले वो एग्जांपल आपको प्रेजेंट कर देता हूं। आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल, मान लीजिए कि मैंने 10% डिबेंचर इशू किए हैं, 10% डिबेंचर, और ये मैंने इशू किए हैं 1 लाख के। ओके, 10% डिबेंचर इशू किए हैं 1 लाख के। नंबर ऑफ डिबेंचर्स जितने भी हों, मेरी कंपनी पे टैक्स रेट जो एप्लीकेबल है वो है 30% की। हमारी कंपनी पे टैक्स ब्लैंकेट रेट ले लो आप, तो 30%, कंपनी वैसे भी ब्लैंकेट रेट ही होती है, 30% का टैक्स हमारी कंपनी को पे करना पड़ता है। ओके, और बहुत सारे सोर्सेज वगैरह होंगे फाइनेंस के। इस साल हमारी कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अर्न किया है 1 लाख रुपीस का। इस प्रॉफिट में से मैंने ना तो इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट किया है और ना ही टैक्स पे किया है, मतलब ये जो इनकम है ये टैक्सेबल इनकम नहीं है। इनकम टैक्स अथॉरिटीज अगर आएंगी और मुझसे टैक्स मांगेंगी तो मैं 1 लाख पर टैक्स पे नहीं करूंगा। मेरी इनकम हुई अभी, मेरा प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो है 1 लाख रुपीस का। मैंने डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं 1 लाख के। इन 1 लाख के डिबेंचर्स पर जो रेट एप्लीकेबल है रुपीज 1 लाख, रुपीज 1 लाख के डिबेंचर्स इशूड है, और इस पे जो इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल है वो है 10% की। तो 1 लाख के डिबेंचर पे 10% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट बनता है? 10,000 का इंटरेस्ट बनता है। तो मैं इनकम टैक्स अथॉरिटीज को बोलूंगा कि सर ये इंटरेस्ट जो है ये मेरी इनकम में से आप माइनस करो, इस पे मैं टैक्स पे नहीं करने वाला, ये तो मेरा खर्चा है, एक्सपेंस है। आउटसाइडर्स को दे रहा हूं मैं, मेरे घर पे थोड़ी रह रहा है, मेरे इक्विटी शेयर होल्डर नहीं रख रहे ये पैसा, ये तो डिबेंचर होल्डर्स के घर जा रहा है। उनसे टैक्स लेना आप, उनकी इंटरेस्ट की इनकम पे टैक्स लेना, मेरे से टीडीएस डिडक्ट करवाना चाहते हो करवा के भेज दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है मुझे। तो ये जो 10% का इंटरेस्ट है ये मेरी इनकम में से माइनस हो जाएगा। 10,000 रुपए का जो इंटरेस्ट है ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा हमारी इनकम में से। अब हमारी इनकम कितनी आई? प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया? 90,000 का आया। अब इस 90,000 पर आप टैक्स पे ले लीजिए गवर्नमेंट, तो कितना टैक्स पे करना पड़ेगा हमें? हमें टैक्स पे करना पड़ेगा 90,000 का 30%, दैट इज 27,000। ये मेरा इंटरेस्ट का पेमेंट, ये मेरा टैक्स का पेमेंट हुआ। करेक्ट। इंटरेस्ट कितना पे किया हमने? 10,000 रुपीज का। मान लीजिए
कि ये 1 लाख रुपीस डिवेंचर की जगह मैंने इक्विटी से रेस किए होते, और उनका भी एक्सपेक्टेड रिटर्न 10% ही है कि आप ओनर हो हमारी कंपनी के, पर आपको 10% का रिटर्न आपका एक्सपेक्टेड है। तो जब अगर उन लोगों को मैंने 1 लाख पे 10% के हिसाब से 10,000 रुपया दिया होता, तो वो जो पेमेंट होता वो मुझे प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट करने को नहीं मिलता। तो अगर ये 1 लाख मान लीजिए 10% प्रेफरेंस शेयर से रेस किए होते, तो इस पे जो प्रेफरेंस डिविडेंड बनता 10,000 का, वो मुझे प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट करने को नहीं मिलता। तो उस केस में मेरा टैक्स कितना लगता? सर उस केस में 1 लाख का आपने प्रॉफिट कमाया, पैसा इक्विटी से आया हो बेटा, या प्रेफरेंस से आया हो, या डेट से आया हो, लगेगा तो उसी काम के लिए जिस काम के लिए मंगाया है। आपने जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा मंगाया आप उसी जगह इन्वेस्ट करेंगे, और वहां से अगर आप डेट उधार पे लाए हो पैसा, तो भी वो आगे जाके 1 लाख कमाएगा। और अगर आप डेट्स इक्विटी से लाए हो, तो भी आगे जाके वो पैसा तो 1 लाख ही कमाना है। तो पैसे ने अर्न कितना किया है? 1 लाख रुपीज अर्न किया है। उस 1 लाख पर अभी गवर्नमेंट टैक्स लेने आएगी, अब कुछ भी सब्ट्रैक्ट करने को नहीं मिलेगा। तो यहां पर आपका टैक्स कितना बनेगा? सीधा 1 लाख पर 30% के हिसाब से 30,000 का टैक्स पे करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि अगर फाइनेंस डेट से रेज किया हो, तो मेरी टैक्स लाइबिलिटी 27,000 की बजाय, अगर मैंने फाइनेंस डेट से रेज किया था तो मेरी टैक्स लाइबिलिटी थी 27,000। बट अगर मैंने फाइनेंस किसी और सोर्स से रेज किया होता, तो मेरी टैक्स लाइबिलिटी 30,000 ही आती। मेरा टैक्स लाइबिलिटी कम नहीं होता। बिकॉज आई हैव रेज्ड फाइनेंस थ्रू डेट, मेरा टैक्स बचा है कितने का? 3,000 रुपीज का टैक्स मुझे कम पे करना पड़ा है। वाई? बिकॉज आई हैव रेज्ड फाइनेंस थ्रू डेट। क्योंकि इंटरेस्ट एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर है, तो उस पे मुझे टैक्स रिबेट मिल जाती है, मुझे कम टैक्स पे करना पड़ता है। और जो टैक्स सेविंग बचती है वो किस वजह से बच रही है? किस वजह से? क्योंकि मैंने डेट रेस किया, क्योंकि मैंने इंटरेस्ट पे किया। तो अब फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से कॉस्ट देखते हैं, अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से कॉस्ट मत देखिए आप, अब फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से कॉस्ट देखिए। इंटरेस्ट का आउटफ्लो हुआ है 10,000 रुपए का, है ना? 1 लाख रुपए पे 10% का इंटरेस्ट पे किया, पर उसकी वजह से 10,000 रुपए के इंटरेस्ट पर 30% के हिसाब से 3,000 का टैक्स सेव भी हो गया। लेस टैक्स सेविंग्स, या फिर कहूं तो टैक्स शील्ड कितने की हुई है? 3,000 रुपए का मेरा टैक्स सेव हो गया है। तो अल्टीमेटली जो कॉस्ट पड़ी हमें, वो कितने की पड़ी? वो पड़ी 7,000 रुपीज की। जो कॉस्ट कंपनी को लगी डेट के फाइनेंस पर, वो 7,000 है, 10,000 नहीं है। क्योंकि इस हाथ डिबेंचर होल्डर्स ने 10,000 लिया, पर वहीं 3,000 रुपए का टैक्स बच भी गया। तो टैक्स की जो सेविंग्स होती है, उससे कॉस्ट ऑफ डेट कम हो जाती है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? 10,000 इंटू 1 - टैक्स रेट। टैक्स रेट इज 30%। 30% का मतलब क्या हुआ? 0.30। परसेंटेज को मैंने डेसिमल फॉर्म में शो कर दिया, तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 0.70, विच इज इक्वल टू 7,000 रुपीज। दिस इज द ट्रू कॉस्ट ऑफ दिस सोर्स ऑफ फाइनेंस विच इज डेट। ये बात अगर आपको समझ में आई हो, तो अब मैं आपको फॉर्मूला वापस दिखाना चाहूंगा कॉस्ट ऑफ डेट का। कॉस्ट ऑफ डेट अगर इररिडीमेबल है, तो फॉर्मूला बन जाएगा आई इंटरेस्ट, हमारे केस में था 10,000, इंटू 1 - टी यानी टैक्स की रेट, दैट इज 30%, यानी हमारे केस में था 0.30। तो 10,000 इंटू 1 - 0.30, ये आया मेरा एक्चुअल कॉस्ट। अब मुझे इसको रेट में शो करना है, तो मैं बेस ले लूंगा नेट प्रोसीड्स को, वो पैसा जो मुझे मिला
डेट रेस करके, डिबेंचर्स इशू करके, ना कि वो पैसा जो फेस वैल्यू के अगेंस्ट लिखा है। मान लीजिए कि मैंने 100 रुपए के डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू किया है, डिस्काउंट पे इशू किया है, और वो डिस्काउंट है 10 रुपए पर डिबेंचर। तो 100 रुपए का डिबेंचर मैंने इशू किया, 10 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो मुझे कितने पैसे मिले? मुझे 90 मिले। हर साल मुझे 100 रुपए पे 10%, 10 रुपए का इंटरेस्ट पे करना है। बट ये 10 रुपए का इंटरेस्ट मेरे को 100 रुपए पे थोड़ी पे करना है, मुझे तो आपने 90 रुपीज दिए, 10 रुपए का तो डिस्काउंट मिला है, तो मैं तो 90 पे कर रहा हूं ना। तो ट्रू कॉस्ट निकालूंगा, ट्रू परसेंटेज निकालूंगा, तो 10 रुपए 90 पे लग रहे हैं या 10 रुपए 100 पे लग रहे हैं? 10 रुपए तो 90 पे लग रहे हैं ना। तो मैं डिनोमिनेटर में जो बेस लूंगा, जिस पर रेट में बनाऊंगा, वो बेस में हमेशा लूंगा नेट प्रोसीड्स, वो पैसा जो मुझे एक्चुअली रिसीव हुआ है फाइनेंस रेज करके। तो नीचे लेऊंगा मैं नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स क्या होगी? नेट प्रोसीड्स को मैं सिंपल टर्म्स में बता देता हूं, दैट अमाउंट दैट द कंपनी एक्चुअली रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फाइनेंस, इनटू 100 करना है ताकि रेट बन जाए। ये है हमारा कॉस्ट ऑफ डेट। कब? जब सोर्स इररिडीमेबल हो तो। आई होप ये समझ में आया होगा। अब देखिए दूसरा सिचुएशन, जब सोर्स ऑफ फाइनेंस जो हमारे डिबेंचर्स हैं वो इररिडीमेबल नहीं है, रिडीमेबल है, मतलब रीपेमेंट किया जाएगा। तो अब एक कॉस्ट एसोसिएटेड है डिबेंचर्स के साथ, डेट के साथ, जो कि है इंटरेस्ट, हर साल पे करना है। वहीं साथ में एक और कॉस्ट एसोसिएट हो जाएगी। सर कौन सी कॉस्ट? रिडम्पशन के टाइम पर अगर मुझे कुछ पैसे ज्यादा देने हैं, रिडम्पशन पे प्रीमियम देनी है, तो एक और कॉस्ट एसोसिएट हो गई, वो उस कॉस्ट को भी कंसिडर करना है। सही बात है ना? सर इशू प्रीमियम पे हुआ हो तो कोई बात नहीं, नेट प्रोसीड्स 110 के आ जाएगी। पर रिडम्पशन पे आपको कितने पैसे देने हैं? रिडम्पशन पे तो आपको फेस वैल्यू रिडीम करके देनी पड़ेगी। तो रिडम्पशन के टाइम पे जो एक्स्ट्रा पैसे देने हैं वो भी एक कॉस्ट एसोसिएटेड है, उस कॉस्ट को भी कंसिडर करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए, क्योंकि देना तो अल्टीमेटली मुझे ही है ना। रिडम्पशन पे मान लो प्रीमियम देनी है, तो वो प्रीमियम कहां से आएगी? वो प्रीमियम कंपनी को देनी है आउट ऑफ देयर पॉकेट, दैट इज ऑल्सो अ कॉस्ट। 100 रुपए का डिबेंचर था, आपने मुझे 100 रुपए दिए, मैं हर साल आपको 100 रुपए पे इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, पर रिडम्पशन के टाइम पे मैं आपको 100 रुपए नहीं दूंगा, मैं आपको 110 रुपए दूंगा। तो ये जो एक्स्ट्रा 10 रुपए दिए, ये भी तो कॉस्ट ही है उस कैपिटल की। ये 10 रुपए की कॉस्ट जो मुझे बेयर करनी है, ये भी लाइफ ऑफ डिबेंचर पे पूरी स्प्रेड कर देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं एक साल की कॉस्ट निकाल रहा हूं। तो आप फॉर्मूला देखिएगा, आई इंटू वन माइनस टी, इंटरेस्ट रेट, इसको आफ्टर टैक्स करना है, वन माइनस टी करना है, क्योंकि टैक्स की शील्ड मिल जाती है, टैक्स की रिबेट मिल जाती है, प्लस आरवी। आरवी का मतलब है रिडीमेबल वैल्यू, जो रिडम्पशन पे ज्यादा पैसा देना है, माइनस नेट प्रोसीड्स जो मुझे इशू पे मिला था। रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स, 110 माइनस 100, तो 10 रुपए आया। ये 10 रुपए पूरी लाइफ पे स्प्रेड होगा, इसलिए मैंने इसको n से डिवाइड कर दिया, ताकि एक साल में कितनी कॉस्ट का प्रपोर्शन आ रहा है वो पता पड़ जाए। n इज लाइफ ऑफ डिबेंचर्स। तो मान लीजिए कि डिबेंचर आज इशू हुए 100 रुपए में, रिडम्पशन के टाइम पे मुझे 110 रुपए देने हैं, तो 10 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं। ये 10 रुपए जो एक्स्ट्रा देने हैं, इसको रीपे करने के लिए मेरे पास 10 साल का टाइम है, 10 साल बाद रीपे करना है। तो 10 रुपए 10 साल बाद देने हैं, तो हर साल तो एक एक रुपया इकट्ठा करना रहा ना। तो हर साल इंटरेस्ट जो पे करना है उसमें 1 रुपए की कॉस्ट और एक्स्ट्रा जोड़ दूंगा। और अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो कोई बेस लेना है। इंटरेस्ट जो लग रहा है वो लग रहा है नेट प्रोसीड्स पर जो मुझे मिली, और रिडम्पशन पे जो एक्स्ट्रा देना है वो लग रहा है रिडीमेबल वैल्यू पर, जो रिडम्पशन के टाइम पे देनी है। किसको बेस लिया जाए? तो हमने दोनों के एवरेज को बेस ले लिया, रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2, इसको बेस कंसिडर कर लिया। और ऊपर सारी कॉस्ट ले ली एक साल की, इंटरेस्ट ले लिया एक साल का आफ्टर टैक्स, रिडम्पशन पे लगने वाले ज्यादा पैसे को एक साल पे कन्वर्ट कर दिया लाइफ से डिवाइड करके, नीचे रिडीमेबल वैल्यू और नेट प्रोसीड्स दोनों का एवरेज ले लिया एज अ बेस, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि रेट बन जाए। ये बन गया हमारा केडी का फॉर्मूला जब डिबेंचर्स रिडीमेबल हो, कॉस्ट ऑफ डेट जब डिबेंचर्स रिडीमेबल हो।
सारी टर्म्स फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं. I is interest, T is tax rate, RV is the redeemable value of debentures that you have to pay at the time of redemption, NP is the net proceeds, the amount that you receive at the time of issue of debentures, that is after deduction of discount and after adding premium and after subtraction of all the flotation cost that is associated with the issue of debentures. Or N is the life of debentures. It will be provided in the question: 10 years, 12 years, 8 years, 5 years, whatever the case might be. सर समझ में तो आया, पर अभी भी थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा सा डाउट लग रहा है. अभी क्लियर हो जाएगा जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा. एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे. अब क्वेश्चन ऐसा है कि रामा लिमिटेड इशूज 1000 10% डिवेंचर ऑफ 100 each, for which the company will be required to incur the following expenses. 1000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, और इनको इशू करने के लिए कंपनी को ये खर्चे करने पड़ेंगे. एक्सक्यूज मी. अंडर राइटिंग कमीशन देना है 2% का, ब्रोकरेज लगेगी 0.5% की, प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस और डिबेंचर्स को प्रिंट करवाना पड़ेगा, डिबेंचर सर्टिफिकेट एक्नॉलेज. सर डीमटेरियलाइज मान लो ना, डीमटेरियलाइज फॉर्म नहीं है. 1500 रुपए का प्रिंटिंग कोई भी खर्चा होगा एसोसिएटेड, इसे इशू से एसोसिएटेड. 1500 रुपए का टोटल, नॉट पर डिबेंचर, ऑफ कोर्स नॉट. 100 रुपए का तो ये, 1000 रुपए का तो, 100 रुपए का तो एक डिबेंचर ही है. अब उस पर 1500 का खर्चा, तो ये टोटल खर्चा हो रहा है. पूरे इशू पर 1500 रुपए का प्रिंटिंग का खर्चा आ रहा है. ये सारे खर्चे लग जाएंगे इशू करवाने में, फ्लोट करवाने में. डिवेंचर डिवेंचर होल्डर के पास से पैसा मेरे तक पहुंचेगा, उसमें ही ये खर्चा हो जाएगा. एक बात, जो भी अमाउंट परसेंटेज में दिया हो, until and unless otherwise mentioned in the question, सभी परसेंटेज फेस वैल्यू पे लगेंगे. यानी अंडर राइटिंग कमीशन जो है 2% का, ये 100 पे लगेगा, ब्रोकरेज भी 0.5% 100 पे लगेगी, और प्रिंटिंग एक्सपेंसेस तो खैर सीधे ही अमाउंट में दे रखे हैं, तो इसको पर डिवेंचर में निकाल लूंगा. करना क्या है हमें क्वेश्चन में? एक ही चीज सीखी है अभी तो, कॉस्ट ऑफ डेट, तो वही निकालना पड़ेगा. कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल अज्यूमिंग डेट इज इशूड फर्स्ट एट पार. डेट को कैसे इशू किया है? आपने पार पे इशू किया है, यानी 100 रुपए का डिबेंचर है, 100 रुपए का डेट है, और आपने 100 रुपए पे इशू किया है. ना 1 रुपया ज्यादा, ना 1 रुपया कम. ये जो खर्चे लगे हैं, ये तो लगे ही हैं. चलिए, तो सबसे पहले क्यों ना हम पता कर लें, चलो फॉर्मूला लिख लेता हूं, फिर हम फॉर्मूले में क्या क्या रिक्वायर्ड है वो चीजें कंप्यूट करते हैं. तो क्या कंप्यूट करना है बेटा हमको? के डी इज इक्वल टू, क्वेश्चन में कहीं मेंशन्ड है क्या कि ये डिबेंचर्स रिडीमेबल हैं? रीस्टार्ट. क्वेश्चन में कहीं मेंशन्ड है क्या कि ये डिबेंचर्स रिडीमेबल है? कहीं बोला है क्या रीपेमेंट? नहीं ना, तो इरिडीमेबल है. ठीक है ना? ओके. केडी का फॉर्मूला क्या होता है? केडी का फॉर्मूला होता है सर आई इंटू 1 - टी अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100. जब डिबेंचर्स इरिडीमेबल होते हैं सर, तो ये फॉर्मूला है. यही फॉर्मूला है ना? ठीक है, ये फॉर्मूला आप देख पा रहे होंगे, मैंने मेंशन कर दिया है. अभी क्या करें? अभी इस फॉर्मूला के अंदर चाहिए हमें इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कितना लग रहा है? एक डिबेंचर पे चलेंगे हम, सारी कैलकुलेशन चलेगी हमारी एक डिबेंचर पे. तो 100 रुपए का एक डिबेंचर, इस पे 10%, तो 100 का 10% 10 रुपीज, तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 10 रुपए का हो गया. 1 - टैक्स रेट. लास्ट में देखो, एकदम एंड में क्वेश्चन में टैक्स रेट मेंशन्ड है, इधर दिखी 50%. तो रेट को आप डेसिमल फॉर्म में लिख लेंगे, तो कर देंगे 0.50. अपॉन करना है क्या? अच्छा, मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, जब एट पार हुए हैं तो. सेकंड, जब एट डिस्काउंट हुए होंगे, तो अभी मैं सॉल्व करके बताता हूं. ठीक बात है? तो अब मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए नेट प्रोसीड्स. नेट प्रोसीड्स कैसे निकलेगी? नेट प्रोसीड्स इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस माइनस डिस्काउंट इफ एनी प्लस प्रीमियम इफ एनी. है ना? प्लस प्रीमियम इफ एनी.
तो प्रीमियम तो इस क्वेश्चन में है नहीं, पार पे है ना डिस्काउंट है, तो नेट प्रोसीड्स निकाल लेते हैं जो हर केस में हमें काम आ जाएगी। सर फेस वैल्यू है 100 रुपए की, फ्लोटेशन कॉस्ट में बहुत सारी चीजें हैं सर, तो हमें देखना पड़ेगा। फ्लोटेशन कॉस्ट के अंदर है अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन इन्होंने कहा हुआ है कि 2% का है, तो 100 रुपए की फेस वैल्यू पे 2% के हिसाब से 2 रुपए अंडर राइटिंग कमीशन हो गया पर डिबेंचर, ठीक है ना। और फिर आता है ब्रोकरेज, ब्रोकरेज 0.2% की है, तो ब्रोकरेज 0.5% की है, तो 0.5% के हिसाब से 100 का 0.5%, 0.5 ही होता है। फिर इसके बाद प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस हैं, प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस की रेट नहीं दे रखी, अमाउंट दे रखा है, तो अमाउंट है 1500 का, अमाउंट है 1500 का। और नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो हैं हमारे 1000 इशू किए, मुझे पर डिबेंचर चाहिए, सब सारा अमाउंट मैं पर डिबेंचर निकाल रहा हूं, तो 1500 रुपए टोटल खर्चा, 1000 डिबेंचर इशू हुए हैं, तो एक डिबेंचर का खर्चा क्या आ जाएगा, 1500 डिवाइडेड बाय 1000, है ना। तो 1500 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो ऑफकोर्स फीस पर डिबेंचर आ जाएगा। तो ये सारी फ्लोटेशन कॉस्ट हो गई हमारी, तीनों ही, प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग कमीशन एंड ब्रोकरेज। तो 2 + 1 3, 3.5 और आधा, कितनी फ्लोटेशन कॉस्ट है टोटल, 4 रुपए की। तो इस केस में हमारी नेट प्रोसीड्स कितनी आई, 96 आई। तो 100 रुपए का डिबेंचर इशू होते होते ही मेरे पास 100 पहुंचेगा ही नहीं, वहां से 100 निकलेंगे, मुझ तक पहुंचते पहुंचते 96 हो जाएंगे, 4 रुपए तो इशू करने पे ही उड़ जाएंगे। तो नेट प्रोसीड जो आपको आई है 96 की आई है, इंटू 100 कर देता हूं। मैं फिर फॉर्मूले में प्लेस सारे फिगर्स आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखिए बेटा, 10 रुपए का इंटरेस्ट देना है, पर 10 रुपए का इंटरेस्ट आप पे करोगे तो 50% टैक्स उस 10 रुपए पे बच जाएगा। यानी इस हाथ आप 10 रुपए का इंटरेस्ट पे करोगे, वहीं 5 रुपए आप इनकम टैक्स अथॉरिटीज को टैक्स पे करने से मना कर दोगे, 10 रुपए पे 5 रुपए का तो टैक्स बच गया। तो 10 × 1 - 0.50, यानी 10 × 0.50, यानी 10 × 0.50 विच इज इक्वल टू 5। 5 रुपए आपको देने हैं ऑन नॉट 100 रुपीज बट 96 रुपीज, और फिर इंटू 100 करके मुझे रेट बनानी है। तो 10 × 1 - 0.50 दैट इज 5, 5 डिवाइडेड बाय 96 इज, और इसको इंटू 100 कर दूंगा, तो मेरी जो कॉस्ट ऑफ डेट आएगी वो आएगी 5.2083 अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। तो जो डिबेंचर, जिस डिबेंचर की रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, पर उसकी एक्चुअल कॉस्ट जो मुझे लग रही है वो सिर्फ 5.20 है, दिस इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। आई बात समझ में। तो कॉस्ट कम हो गई, क्यों कम हुई, इससे टैक्स शील्ड हुई, इसलिए कम हुई, टैक्स का फायदा मिल गया, 10 रुपए तो देने ही नहीं पड़ रहे, 10 रुपए का इंटरेस्ट जा रहा है पर 5 रुपए का टैक्स बच रहा है। तो ये हुई एक्चुअल कॉस्ट, और कॉस्ट किस बेस पे ली मैंने, नेट प्रोसीड्स पे ली, जो मुझे एक्चुअली मिला। देखिए, फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया मैंने जब डिबेंचर्स इशू हुए थे एट पार, सेकंड पार्ट है जब डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं एट 10% डिस्काउंट। तो ये अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज और प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस ये कहीं जाने वाले नहीं है, ये सब तो लग ही रहे हैं। तो ये सब माइनस करके मुझे कितना पैसा आ रहा था, 96 आ रहा था। बट उस 96 में भी अभी एक और चीज डिडक्ट हो जाएगी सेकंड पार्ट के अंदर, मॉडिफाइड नेट प्रोसीड्स इज इक्वल टू 96 जो प्रीवियस में आई थी माइनस डिस्काउंट और करना है। कितने का डिस्काउंट है बेटा, 10% का। 100 रुपए का डिवेंचर, 10% के हिसाब से 10 रुपए पर डिवेंचर डिस्काउंट, तो 96 में 10 रुपए और माइनस हो गया। तो अब जो नेट प्रोसीड्स आई वो 86 रुपीज की ही आई। तो अब फॉर्मूला में हम नेट प्रोसीड्स कितनी यूज करेंगे, के डी इज इक्वल टू, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, बाजू में दिख रहा होगा लेफ्ट में, सीधा आंसर फिगर्स, मतलब जो फॉर्मूला में है उसमें सीधा फिगर्स प्लेस कर रहा हूँ। इंटरेस्ट अभी भी 10 रुपए का लगेगा, 1 माइनस टैक्स रेट 0.50 divided by net proceeds. What are the net proceeds in this case? Not 96 but 86 into 100, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 10 into 1, 1 minus 0.50, 10 into 0.50 is 5, 5 divided by 86%। तो अब हमारी कॉस्ट आ जाएगी 5.86
814%। थोड़ी सी बढ़ गई, क्योंकि पहले मुझे 96 रुपीज मिल रहे थे, अब मुझे सिर्फ 86 रुपीज ही मिल रहे हैं, तो ऑफकोर्स कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि मिल मुझे 86 ही रहा है, बट मुझे रीपे अभी भी वही करना है जो पहले करना पड़ रहा था। तो ये था जब हमने डिबेंचर्स इशू किए एट अ डिस्काउंट। थर्ड पार्ट में बोला है कि डिबेंचर्स इशू हुए एट 10% प्रीमियम। कोई बात नहीं, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। प्रीमियम पे इशू हुए हैं तो प्रीमियम वाला भी सॉल्व कर लेते हैं, मैं बताता हूं। थर्ड पार्ट के अंदर अगेन मुझे मॉडिफाइड नेट प्रोसीड्स निकालनी पड़ेगी। देखिए 96 रुपीज तो इशू एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आ रहा था, यहां साथ में 10 रुपए की प्रीमियम जुड़ जाएगी। 10% की प्रीमियम है, 100 रुपए पे 10%, 10 रुपए। अभी मुझे डिबेंचर इशू करते टाइम 100 रुपए के डिबेंचर पर 4 रुपए तो फ्लोटेशन कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, बट 10 रुपए एक्स्ट्रा आएंगे लिफाफे में प्रीमियम के नाम के। यानी मुझे जो प्रोसीड्स होंगी, नेट नेट प्रोसीड्स होंगी इशू पे, वो होंगी 96 प्लस 10, दैट इज 106। नेट प्रोसीड्स कितनी होंगी? 106 रुपीज। 96 प्लस 10, ठीक बात है ना? 106 की नेट प्रोसीड्स होंगी। ये 106 की नेट प्रोसीड्स अब ऊपर फॉर्मूला में प्लेस कर देते हैं। हमें क्या निकालना है? हमें तो केडी निकालना है। केडी इज इक्वल टू आई इंटू 1 - टी अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100। इंटरेस्ट रेट कितनी है? 10%। अभी भी वही है। अरे आप 100 पे इशू करो, 90 पे इशू करो, 110 पे इशू करो, ब्याज तो उतना ही देना है। 100 फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट देना है, तो 10 रुपए का इंटरेस्ट पे करना है। 1 माइनस टैक्स रेट अभी भी 0.50 की है, पर नेट प्रोसीड सर 106 रुपए की हो गई यहाँ पे इंटू 100। आप दिमाग में इमेजिन करिए कि कॉस्ट जो पिछले आंसर्स में आई थी उससे कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? अगर आपका आंसर ये है कि कम हो जाएगी तो आप बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि पहले मुझे एक केस में 96 रुपीज मिल रहे थे और मुझे 10% से रिटर्न रिटर्न वही पे करना था। उसके बाद मुझे 86 ही मिल रहे थे, पर रिटर्न मुझे वही पे करना था, तो मेरी कॉस्ट ज्यादा आई। पर यहां मुझे 106 रुपए मिल रहे हैं पर सेम रिटर्न पे करना है, तो ऑफकोर्स मेरी कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि मुझे पैसा ज्यादा मिला है कंपेयर टू प्रीवियस केसेस, है ना? तो यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाय 106 परसेंटेज कर दूंगा, तो जो मेरा नेट कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगा वो यहाँ पर आ जाएगा 4.72% अप्रोक्सीमेटली। तो एज यू कैन सी कॉस्ट कम हो गई है। तो ये था क्वेश्चन जब डिबेंचर्स क्या थे? इररिडीमेबल थे। अगर रिडीमेबल होंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? मैं फॉर्मूला फिर बता दूं आपको। रिडीमेबल होंगे तो रिडम्पशन के टाइम पे भी कुछ कॉस्ट पे करनी है, उसे भी फॉर्मूला में इनकॉर्पोरेट करने पड़ेगा। फॉर्मूला है के डी इज इक्वल टू आई इंटू 1 - टी, ये तो हमेशा ही करते हैं, प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स। रिडीमेबल में रिडम्पशन पे जो ज्यादा पैसा देना है माइनस जो मुझे मिला वो कॉस्ट, बट वो कॉस्ट एक साल की नहीं है, वो तो पूरी लाइफ की है, तो उसको लाइफ से डिवाइड करके एक साल का उसका प्रोपोर्शन निकाल देंगे। न्यूमरेटर में लिखी पूरी कॉस्ट, इसको किसी बेस से डिवाइड करना है, वो बेस अब रिडीमेबल वैल्यू लूं या नेट प्रोसीड्स लूं, तो दोनों का एवरेज ले लिया और इनटू 100 कर दिया ताकि रेट बन जाए। तो अब जो क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, अब जो क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं, उस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा बेटा कि रिडीमेबल डिबेंचर्स होंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, लीला लिमिटेड इशूज ₹2 लाख। ध्यान रखिएगा ₹2 लाख है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं है 2 लाख। 2 लाख अमाउंट है पूरे डिबेंचर्स का, टोटल फेस वैल्यू है ₹2 लाख। 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। जरूरत पड़े नहीं पड़े ये सोच भी नहीं रहा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालना चाहता हूं बस। नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल टू 2 लाख डिवाइडेड बाय 100 रुपए का एक डिबेंचर, तो कितने डिबेंचर हो गए भैया? 2000 डिबेंचर हो गए, शायद काम आए आगे। 2000 आर दी नंबर ऑफ डिबेंचर्स, राइट? ओके, सुनिएगा आगे। 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार, पार पे इशू किए, मतलब ना डिस्काउंट है ना प्रीमियम है, आफ्टर 10 इयर्स रिडीमेबल है। अच्छा एक सेकंड,
लीला लिमिटेड इशूज 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, रिडीमेबल एट पार, रिडीम भी पार पे हो रहे हैं और 10 साल बाद हो रहे हैं। लाइफ कितनी है? 10 इयर्स है। एन पता पड़ गया क्या? एन, दैट इज लाइफ ऑफ डिबेंचर्स विच इज 10 इयर्स। द कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन इज 5000। ये जो डिबेंचर्स आप इशू करोगे, कितने डिबेंचर इशू कर रहे हो? 2000 डिबेंचर इशू कर रहे हो, तो इनको इशू करने की 5000 रुपए की कॉस्ट आएगी, 5000 इन टोटल। तो पर डिबेंचर फ्लोटेशन कॉस्ट निकाल लूं क्या? क्योंकि फॉर्मूला हम पर डिबेंचर चलते हैं। कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन पर डिबेंचर इज इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिबेंचर्स, अभी निकाला था 2000, है ना? मुझे तो पता था काम आएगा इसीलिए निकाला। 5000 डिवाइडेड बाय 2000, तो ये आ जाएगा 2.5 रुपीज पर डिबेंचर हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट लग जाएगी। अगर 2.5 पर डिबेंचर फ्लोटेशन कॉस्ट लग रही है, और आप क्वेश्चन देख लीजिए और कोई कॉस्ट एसोसिएटेड है क्या? नहीं है। कॉस्ट ऑफ डेट निकालनी है, टैक्स रेट अज्यूम करनी है 50% की, तो नेट प्रोसीड्स क्या हो जाएगी? नेट प्रोसीड्स इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। वो डिस्काउंट वगैरह भी करना पड़ता है, बट इस केस में है नहीं, तो मैं फॉर्मूला में लिखता नहीं, क्यों टाइम वेस्ट करूं, है ना? डिस्काउंट होता तो सबट्रैक्ट हो जाता, प्रीमियम होता तो ऐड हो जाता, बट होता तो। अभी हमारी फेस वैल्यू है 100 रुपए की, माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट है 2.5 की, तो जो नेट प्रोसीड्स हो रही है वो हो रही है 97.50 पर डिबेंचर। सही बात है क्या? ये हमारी नेट प्रोसीड्स हो गई। हमें मिलेगा कितना डिबेंचर इशू पे? 97.50। रीपे कितना करना है आपको? रीपे कितना करना है? रीपे तो पार पे करना है, यानी रीपे हमें करना है 100 रुपए। आएंगे कितने? 97.5। रीपे कितने होंगे? 100 रुपीज। तो ये 2.5 जो एक्स्ट्रा पे करना है, ये ड्यूरिंग द लाइफ विच इज 10 ईयर्स में स्प्रेड हो जाएगा। हर साल मुझे ये पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो ये कॉस्ट एसोसिएटेड है। करेक्ट बात है ना? 2.5 कॉस्ट ही एसोसिएट, पर क्या ये एक साल की कॉस्ट है? नहीं, ये पूरी लाइफ में मैं स्प्रेड कर सकता हूं। तो चलिए अब फॉर्मूला लगाकर इसका आंसर निकालते हैं हम। सो के डी इज इक्वल टू, रिडीमेबल है बेटा तो बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा, आई इंटू 1 - टी प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स। इतना पैसा रिडीमेबल वैल्यू, इतना पैसा मुझे रिडम्पशन पे देना है, नेट प्रोसीड्स इतना पैसा जो मुझे इशू पे मिला, पर ये एक साल का खर्चा नहीं है, तो n से डिवाइड करके इसको एक साल का बना दो। एक साल का कितना हुआ? होल अपॉन किस को बेस लूं? तो रिडीमेबल वैल्यू और नेट प्रोसीड्स के एवरेज को बेस ले लो, और बनानी क्या है? रेट बनानी है, तो इनटू 100 कर दो। मैं इस मेरे बीच में ना आए इसको सॉल्व करते हुए। चलिए, तो अब हम यहाँ पर फिगर्स प्लेस करना चालू करते हैं फॉर्मूले के अंदर। इंटरेस्ट रेट 100 रुपए की फेस वैल्यू है, 10 रुपए का 10% है, तो इंटरेस्ट 10 रुपए का हो जाएगा। 1 माइनस टैक्स रेट, टैक्स रेट क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 50% की, तो 1 माइनस 0.50 प्लस रिडीमेबल वैल्यू, रिडीमेबल वैल्यू क्या है? 100 है, माइनस नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स क्या है? अभी ऊपर निकाली थी, ये रही 97.5, है ना? फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करने के बाद माइनस 97.5 डिवाइडेड बाय क्या करना है? एन, लाइफ। लाइफ क्या है? क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है 10 इयर्स, तो डिवाइड कर देंगे इसको 10 से, ठीक है ना? डिवाइड बाय 10 होल अपॉन रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स का एवरेज। रिडीमेबल वैल्यू 100 प्लस नेट प्रोसीड्स 97.5 का एवरेज, यानी 2 से डिवाइड कर दिया, और इनटू कर दिया हमने 100 से। अब इसको सॉल्व करना है। स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कैलकुलेशन क्या रिक्वायर्ड है। ओके, कैलकुलेशन क्या रिक्वायर्ड है ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मुझे करना है 100 माइनस 97.5 अपॉन 10। आप 10 इंटू 1 माइनस 0.50 तो सीधा कर सकते हैं, 5 आएगा।
है ना, 5 आएगा ये तो। और 100 माइनस 97.5 अपॉन 10 मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूं। जो बच्चे ओरली कर पाते बहुत अच्छी बात है, शाबाश। 100 माइनस 97.5 डिवाइडेड बाय 10 किया, ये आया 0.25। 0.25, 2.5 डिवाइडेड बाय 10 था 0.25। 0.25 प्लस 5, ये 10 इंटू 1 माइनस 0.5 का फाइनल आंसर आएगा 5। तो न्यूमरेटर जो सॉल्व हो गया वो हो गया हमारा 5.25। ठीक बात है। अब डिनोमिनेटर सॉल्व कर देता हूं कैलकुलेटर पे। 100 प्लस 97.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ रहा है 98.75। 98.75 इंटू 100 कर देना है, इंटू 100 कर देना है, तो क्या बन जाएगा हमारा, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 5.25 डिवाइडेड बाय 98.75 परसेंटेज। तो जो फाइनल आंसर आया वो आया 5.32 परसेंटेज। ये है हमारी कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स। सॉल्व किया फॉर्मूले में फिगर्स को प्लेस करके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आप बिना झिझक के मुझसे पूछ सकते हैं। अब जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं और जो आप स्क्रीन पे देखेंगे, अभी शायद थोड़ा बहुत देख पा रहे होंगे, अच्छे से देख पाएंगे थोड़ी देर बाद, वो क्वेश्चन आपके मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। उसे मैं सॉल्व कर रहा हूं। अभी तक मैंने 2 एग्जाम्पलरी क्वेश्चन करवाए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। अब मैं मॉड्यूल का जो क्वेश्चन है वो कर रहा हूं। इसमें दोनों ही केसेस कवर्ड हैं। दोनों केसेस से क्या मतलब है सर आपका, देखो बेटा, एक बार रिडीमेबल भी होगा, एक बार इरिडीमेबल भी होगा। दो तरह के डेट दिए हुए हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 ऑफ योर मॉड्यूल। अज्यूमिंग द कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑफ 35%, टैक्स रेट 35% है, ठीक है, मान ली। कंप्यूट दी आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आफ्टर टैक्स निकालनी है, टैक्स डिडक्टेबल होता है, आफ्टर टैक्स से निकालेंगे हम। इन दी फॉलोइंग सिचुएशंस, फर्स्ट, परपेचुअल 15% डिबेंचर्स। परपेचुअल से क्या मतलब हुआ कि ये इररिडीमेबल है। परपेचुअल से क्या मतलब हुआ, इररिडीमेबल है, रिडम्पशन नहीं किया जाएगा, चलते रहेंगे, परपेचुइटी, आगे से आगे ये बढ़ते रहेंगे, परपेचुअल है। 15% डिबेंचर्स ऑफ ₹1000, फेस वैल्यू 100 नहीं है, 1000 है। तो पर डिबेंचर जो रेट निकलेगी वो 1000 से मल्टीप्लाई करके निकलेगी, इस बात का हमें ध्यान रखना है। सोल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, इशू प्रीमियम पे हो रहे हैं, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है। इरिडीमेबल डिबेंचर्स है, तो कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KD इज इक्वल टू I इंटू 1 माइनस टी अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100, यही फॉर्मूला होता है। इंटरेस्ट का अमाउंट, इंटरेस्ट मैं निकाल ही देता हूं यहां पे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1000 इंटू 15%। पर डिबेंचर इंटरेस्ट निकाल रहा हूं, फेस वैल्यू 1000 रुपए की है, तो इंटरेस्ट कितना देना है, 15 रुपए नहीं, 150 रुपए का इंटरेस्ट देना है, 150 का इंटरेस्ट देना है। पर डिबेंचर इंटरेस्ट है 150 रुपए का, तो आई की जगह लिख दिया मैंने 150 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। व्हाट इज द टैक्स रेट, 35%, 0.35 अपॉन नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स कितनी है, नेट प्रोसीड्स हैं 10% की प्रीमियम पे हुआ। नेट प्रोसीड्स यहाँ कैलकुलेट करके बता देता हूँ। नेट प्रोसीड्स इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट तो है ही नहीं। फेस वैल्यू कितने की है, 1000 की है। प्रीमियम कितनी लगेगी, 10% की। मैंने क्या बताया था कि कोई भी रेट दे रखी हो वो फेस वैल्यू पे चार्ज करनी है। तो यहाँ पे प्रीमियम आ जाएगी 1000 का 10%, 1000 का 10% 100 रुपए होता है। तो नेट प्रोसीड्स कितने की हो गई, 1100 की हो गई। ठीक बात है, तो नीचे नेट प्रोसीड्स लिख देंगे हम 1100 की। अब इस फॉर्मूले को सिर्फ सॉल्व करना है, आपको आंसर आ जाएगा। 150 को आफ्टर टैक्स करना है, न्यूमरेटर में आएगा 97.5, मैं लिख नहीं रहा हूं, सीधा सॉल्व कर रहा हूं। डिवाइडेड बाय 1100, परसेंटेज कर दिया, तो जो आपकी कॉस्ट ऑफ डेट आई है वो आई है 8.8636 परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली। ये क्या हो गई, हमारी कॉस्ट ऑफ डेट हो गई। कब, जब फर्स्ट सिचुएशन था, फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया है, फर्स्ट पार्ट जहां पर ये परपेचुअल थे, इरिडीमेबल थे। सेकंड पार्ट में सॉल्व करूंगा अब बेटा, इसके अंदर जो है हमारी रिडीमेबल वाली प्रैक्टिस हो जाएगी। 10 ईयर दे रखा है, शुरू से ही चालू ही लाइफ से हुआ, तो 10 ईयर्स
14% डिबेंचर्स ऑफ ₹2000, तो एक डिबेंचर की फेस वैल्यू क्या है, 2000 की है, रिडीमेबल एट पार, पार पे रिडीम होगा, पर 5% की फ्लोटेशन कॉस्ट है। सबसे पहले नेट प्रोसीड्स निकाल लेता हूं। नेट प्रोसीड्स इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस flotation cost. Remember, the face value in this particular case is 2000 minus flotation cost which is 5%. तो किसका 5%? फेस वैल्यू का, 2000 का 5%। और नीचे फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट किस पे निकालनी है, 2000 की फेस वैल्यू है, 2000 पर 5%, तो 100 रुपए की फ्लोटेशन कॉस्ट आ जाएगी। अब निकलेगी हमारी क्या, नेट प्रोसीड्स। तो 2000 माइनस 100 की फ्लोटेशन कॉस्ट, तो नेट प्रोसीड्स आई 1900 रुपीज की। और क्या कहा है क्वेश्चन में, 10 इयर्स की लाइफ है, 14% की इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट भी 14% की, और 14% किसका इंटरेस्ट, चलो मैं अमाउंट कैलकुलेट करके बता देता हूं। इंटरेस्ट वुड बी इक्वल टू 2000 का 14% फेस वैल्यू का, तो 280 का हमारा क्या हो जाएगा, 280 का इंटरेस्ट पर डिवेंचर हो जाएगा, है ना। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं रिडीमेबल वाला, आई इंटू, ढंग से लिखते हैं, के डी इज इक्वल टू आई इंटू 1 - t प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स अपॉन लाइफ होल अपॉन रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स अपॉन 2, और इस पूरे को इंटू 100 करना है रेट बनाने के लिए। इंटरेस्ट हमने अभी निकाला 280, 1 माइनस टैक्स रेट आई बिलीव 35% दे रखी है क्वेश्चन में, तो 1 माइनस 0.35 प्लस रिडीमेबल वैल्यू, रिडीमेबल एट पार है, क्वेश्चन में मेंशन था, देखिए आप, रिडीमेबल एट पार, तो रिडम्पशन पे कितना पैसा देना है, 2000 रुपए देना पड़ेगा, फेस वैल्यू 2000 है, 2000 माइनस नेट प्रोसीड्स 1900 अपॉन एन, लाइफ, लाइफ 10 ईयर है, क्वेश्चन में दे रखा था 10 ईयर, है ना, तो अपॉन 10, अपॉन 10 लाइफ हो गई है, होल अपॉन रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाय 2 का एवरेज लेना है, तो 2000 प्लस 1900 अपॉन 2, और इसको कर देना है इंटू 100, तो रेट बन जाएगी इज इक्वल टू, इसको पूरा मैं सॉल्व कर देता हूं, देखिए 280 को आफ्टर टैक्स करूंगा तो वो आ जाएगा 182 प्लस 2000 माइनस 1900 इज 100, 100 डिवाइडेड बाय 10, 2000 माइनस 1900 करिएगा आप कैलकुलेटर पे, 100 100 डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, तो 10 रुपए की जो है वो आ जाएगी आपकी क्या, रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड, मतलब ये जो कॉस्ट है ये रिडम्पशन के टाइम पे एक्स्ट्रा देनी है, अपॉन करना है आपको रिडीमेबल वैल्यू और नेट प्रोसीड्स का एवरेज, 2000 प्लस 1900 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका एवरेज आता है 1950 का, और इंटू 100 करना है रेट बनाने के लिए, तो अब हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 192 डिवाइडेड बाय 182 प्लस 10, 192 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स 1950, और रेट बनानी है इसलिए इंटू 100 कर दूंगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 9.85%। दिस इज आर कॉस्ट ऑफ डेट। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, वीडियो में कोई भी डाउट है वीडियो को पीछे जाके आप दोबारा देख लीजिएगा, कॉस्ट ऑफ डेट के कॉन्सेप्ट को अच्छा करिएगा, अगले वीडियो में मैं आपको बचे हुए सोर्सेज के कॉस्ट बताऊंगा, और फिर हम बड़े क्वेश्चंस करेंगे जब हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।